गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे फेज एंगल कलाकोण। तो ये इसमें देखे थे फेज एंगल में, एक बार याद कीजिए तो बताए थे क्या था। ये एक सर्कुलर बांध है, रोड की तरह है, और इस पर एक लड़का इस तरह से चलता है। कैसे? तो लड़के का घर है यहाँ यक्स पर, और लड़की का घर कहाँ है? ओ पर। क्या बताए थे? याद कीजिए कि ये रिंग बांध है और इसके बीच में क्या है? गांव है बहुत सारा, और उस गांवों से हो करके ये गुजर रहा है क्या? रास्ता, फिर रोड है ये, और ये चौराहा है। चौक पर लड़की का घर है और ये लड़के का घर यहाँ है। बताए थे ये शिवाज टेम्पल है, ये पार्वती टेम्पल है, गंगा के किनारे। चूँकि रिंग बांध है, रिंग बांध क्या करता है? बाढ़ से बचाता है गांव को, घर को। आइए, शिवाज टेम्पल जाया करता था कौन? लड़का पूजा करने के लिए, लड़की भी पूजा करने के लिए अपने घर से शिव मंदिर जाया करती थी। और लड़का देखिए, बताए होंगे हम, लड़का यहाँ से चला, लड़की यहाँ से, एक साथ पहुँचते थे दोनों यहाँ। जब B1 पर लड़का रहता था तो लड़की G1 पर, लड़का B2 पर तो लड़की G2 पर, लड़का घर तो लड़की भी घर। चलिए फिर देखेंगे कि लड़का जाता है इस रास्ते से, लड़की वापस होती है तो ऐसे। तो लड़का B3 पर गया था तो लड़की कहाँ पर? G3 पर। लड़का B4 पर तो लड़की G4 पर। लड़का X डैश पर तो लड़की अपने घर O पर। ठीक। और पुनः ये तो सुबह पूजा करने के लिए लड़का लड़की शिवाज टेम्पल गया था, शिव का मंदिर गया था। लेकिन शाम में क्या हुआ? शाम में लड़का देखिए आगे बढ़ता है पार्वती मंदिर की ओर B5 पर, तो लड़की अपने घर से पार्वती मंदिर की ओर चलती है G5 पर। लड़का B6 पॉइंट पर आया तो लड़की G6 पॉइंट पर। लड़का पार्वती मंदिर पहुंचा तो लड़की कहाँ पहुंची? G7 पर। लड़का B8 पर तो लड़की भी यहाँ देखिए G6, तो मतलब पार्वती मंदिर पहुंच गया, पूजा कर लिया दोनों। फिर लड़का इस रास्ते से निकला, लड़की पुनः उसी रास्ते से वापस हो गई। चलिए, लड़की G7 पर तो लड़का B7 पर, लड़का B8 पर तो लड़की G8 पर, लड़का घर तो लड़की घर। क्या देखे बाबू? देखे ये कि लड़का घर से निकलता है तो सर्कुलर पाथ पर चलता है, वृत्ताकार पथ पर चलता है, वृत्तीय पथ पर चलता है। लेकिन लड़की एक ही पॉइंट यानी घर के दोनों तरफ आगे पीछे वाली गति करती है। लड़की घर से निकलकर शिवाज टेम्पल जाती है, शिवाज टेम्पल से पुनः वापस घर, घर से पार्वती टेम्पल, और पार्वती टेम्पल से पुनः घर लौट जाती है। तीसरा से क्या देखते हैं? लड़का का मोशन, ये सर्कुलर मोशन होता है, और लड़की का मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। कहने का सेंस ये है कि लड़का जब वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो उसके मोशन को वृत्तीय गति कहेंगे,
और लड़की एक ही पॉइंट के दोनों तरफ आगे पीछे गति करती है तो लड़की के मोशन को क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। आइए देखते हैं फॉर बी के लिए सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन फॉर जी के लिए, सी नहीं, फॉर जी लड़की के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको SHM कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। कहीं परेशानी नहीं। चलिए आज देखेंगे हम लोग ये सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM समझाने का प्रयास किए। फिर से रिपीट करो कि किसी पॉइंट के दोनों तरफ आगे पीछे वाली गति कोई कण करती है तो उस कण के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, उस कण के गति को सरल आवर्त गति कहेंगे। शीर्षक डाले हैं फेज एंगल। फेज एंगल क्या है इसको समझाना है। कला कोण क्या है ये समझेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। चलिए आज का लेक्चर का नाम रखिए आप। लास्ट क्लास में लेक्चर 3 लिखा गया था, वास्तव में लेक्चर 3 वो नहीं था, लेक्चर 4 था, और आज लेक्चर 5 होगा। किसका? वेव ऑप्टिक्स का। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे फेज एंगल क्या है। गौर करेंगे। ये देखिए लड़का यहाँ X पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, लड़की O पॉइंट से। लड़का कुछ समय के बाद, मान सकते हो T समय के बाद, लड़का पहुँच गया कहाँ पर? B पर। तो लड़की कहाँ पहुँच गई? G पर। ओके, कैसे पता करते हैं? 30 B पॉइंट से लंब डालते हैं किस पर? y डैश पर। ये x डैश है, एक्सिस का नाम जानते हैं आप। ये y डैश है, तो y डैश पर लंब डाले B पॉइंट से तो G का पता चल जाता है कि G कहाँ है। और देखो बात करते हैं क्या कि B जब यहाँ X पॉइंट से चलना प्रारंभ किया तो T समय में कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? मान लेते हैं थीटा एंगल बनाएगा। तो थीटा एंगल बना दिया तो ये एकांतर कोण समान होता है, तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा? थीटा। यानी अल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है? बराबर होता है, इसलिए थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। आइए अब जानना हम लोगों को क्या है कि ये थीटा क्या है, लड़का के लिए क्या है और लड़की के लिए है क्या। यानी फॉर पार्टिकल B के लिए थीटा क्या है? देखो फॉर B के लिए थीटा क्या कहलाता है? हम लोग सीख चुके हैं कि T समय में या किसी खास समय अंतराल में, टाइम इंटरवल में, कोई पार्टिकल, वृत्ताकार पथ पर चलने वाला कोई कण वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाता है उसी कोण को क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं। आइए थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट हो गया, जिसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। ये किसके लिए कोणीय विस्थापन है? विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन किसके लिए है ये देखना है। आइए, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कोणीय विस्थापन। लेकिन वो बी के लिए न है, और जी क्या होगा? ये थीटा जी के लिए यही थीटा। थीटा तो एक अंतर कोण बराबर होता, ये बराबर ये कर दिए, लेकिन जन हो ये थीटा लड़की के लिए क्या हो जाएगा? ये होगा फेज एंगल। लड़की के लिए थीटा क्या होगा? फेज एंगल, जिसको कला कोण कहेंगे। कहिएगा सर थीटा वही है, बी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जी के लिए फेज एंगल कैसे हो गया सर? होगा एक ही थीटा, बी के लिए क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जी के लिए क्या होगा? फेज एंगल हो जाएगा। कैसे समझो? यहाँ यदि समझ में नहीं आता इस बात को समझो। कैसे बताओ? हम क्या कहानी बता रहे थे 2 दिन से कि ये लड़का लड़की दोनों एक ही मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है, और दोनों के पास मोबाइल फ़ोन है, तभी तो दोनों एक साथ पहुंच जाता है जी पूजा करने के लिए। तो एक साथ पूजा करने के लिए जाता है, क्या लगता है कि ज़िंदगी भर ये दोनों पूजे करते रहेगा? नहीं जी। तब दोनों देखो, दोनों में प्यार प्रेम हो जाता है, और फिर दोनों में शादी हो जाती है। तो शादी जब हो जाएगा तो बताओ ये बी के घर में जाएगी कि नहीं है जी? बी के घर में जाएगी कौन? जी। तो बी के देखो, बी के घर में और परिवार मेंबर है कि नहीं? फैमिली मेंबर है कि नहीं? पर परिवार का सदस्य है कि नहीं? तो चलो ये क्या है? थीटा। ये थीटा है भाई किसका जी? बी का। बी का क्या हो गया? थीटा। ये भाई है, छोटा भाई। क्या हो गया? छोटा भाई हो गया बी के लिए थीटा। लेकिन लड़की जाएगी उसके घर में, अर्थात लड़की जब ससुराल जाएगी तो वही थीटा लड़की के लिए क्या कहलाएगी जी? क्या कहलाएगा? वो लड़की के लिए वही छोटा भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देवर कहलाएगा। बताओ जी, एक ही लड़का है और बी के लिए छोटा भाई है, तो जी के लिए देवर। बहुत लड़का फिर भी नहीं समझ में आता है जिनको, उसको उल्टा कर बोलते हैं। कैसे? अरे लड़का भी जाएगा कि नहीं? कहाँ? लड़का जाएगा ससुराल, कहाँ? जी के घर पर जाएगा ना। तो लड़की का जो ये छोटी बहन है, लड़की के लिए थीटा यदि छोटी बहन का है, छोटी बहन, तो लड़का के लिए ये छोटी बहन कौन क्या कहलाएगा? लड़का के लिए जी साली कहलाएगी। सही बात है कि नहीं? तो देखा क्या कि थीटा एक ही है, किसी के लिए छोटी बहन तो किसी के लिए साली, किसी के लिए छोटा भाई तो किसी के लिए देवर। तो बताओ एक ही थीटा, एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन, बताओ छोटा भाई हो सकता है, देवर हो सकता है,
एक ही लड़की छोटी बहन किसी के लिए हो सकता है, साली हो सकती है। तो बताओ जी साली कैसे लिखता है? जैसे जी ऐसे लिखता हूँ, ये साली। तो बताओ जी ऐसा है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बी के लिए थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और जी के लिए वही थीटा क्या कहलाएगा? फेज एंगल कहलाएगा। क्या कुछ समझ में आया कि फेज एंगल क्या है? फेज एंगल ये वास्तव में बी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण है, वही कोण वही एंगल जी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जी के लिए फेज एंगल हो जाएगा, कला कोण हो जाएगा। नोट करना है इसको, नोट कीजिए। फेज एंगल क्या है ये समझाने का प्रयास कीजिए। फेज एंगल क्या है लिखना है, फिगर ड्रा हो गया है। चलिए लिखिए, डिफाइन कर सकते हैं। लिखिए वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु के द्वारा किसी खास समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहा जाता है? बनाए गए कोण को नहीं, बनाए गए कोण को उस वस्तु का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और y डैश पर, और y डैश पर वस्तु से डाले गए लंब के फुट का फेज एंगल कहा जाता है। समझने के लिए है, ये डिफिनीशन नहीं आता है, समझाने के लिए बताए। वृत्ताकार पथ पर चलने वाली वस्तु के द्वारा किसी खास समय अंतराल में वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और y डैश पर वस्तु से डाले गए लंब के फुट
का क्या कहलाता है, क्या लिखें, और वाई वाई डैश पर वस्तु से डाले गए लंब के फुट का फेज एंगल कहलाता है, यही ना। चलो हो गया, समझना था। देखिए जानना है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज कलाकोण, कलाकोण सॉरी इनिशियल फेज को कहते हैं प्रारंभिक कला, इनिशियल फेज प्रारंभिक कला, या इसी को कहते हैं इपॉच, प्रारंभिक कला को इपॉच बोलते हैं। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा या फाई से। फेज इनिशियल फेज या इपॉच को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा या फाई से। आइए ये सर्कुलर पाथ है, गौर करो, और एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ध्यान देना क्या कहना चाहते हैं। ओ से ओ पर लड़की का घर है, एक्स पर लड़के का घर है, लेकिन लड़का पहले से यहाँ बी डैश पॉइंट पर है या B1 पॉइंट पर है पहले से। ये बांध है, रिंग बांध है, तो रिंग बांध पर क्या पीपल वगैरह का पेड़ नहीं हो सकता है। तो पीपल पेड़ के नीचे में छांव में बैठा हुआ था कौन, लड़का। फोन आया चलो पूजा करने के लिए, तो ये पुनः घर नहीं गया बल्कि वहीं से चलना प्रारंभ कर दिया। तो वहीं से चलना प्रारंभ किया, तो देखो टी समय में कितना एंगल बनाएगा ये गौर करो। हम लोग देखे थे कि सर्कुलर पाथ पर यूनिट टाइम में जितना बड़ा एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वृत्ताकार पथ पर वृत्त के केंद्र पर जितना बड़ा कोण बनाया जाता है इकाई समय में उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो बताओ टी समय तक चलेगा तो कितना बड़ा एंगल बना लेगा, ओमेगा टी बनाएगा। यूनिट टाइम में ओमेगा तो टी टाइम में ओमेगा टी। और पहले से जो ये पीपल गाछ के नीचे था तो पहले से कौन बना कर रखा है कि नहीं, पहले से कौन बना कर रखा है। तो पहले से जो कौन बना कर रखा है उसी को इनिशियल फेज कहेंगे, डेल्टा से सूचित करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो बताओ ये पूरा एंगल यदि थीटा माने तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और तब थीटा बराबर यहाँ क्या होगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, या इसी को ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे। तो क्या यहाँ डेल्टा या फाई क्या कहलाता है, वे डेल्टा और फाई इज कॉल्ड क्या कहलाता है, इनिशियल फेज कहलाता है, प्रारंभिक कला कहलाता है। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, ड्रॉ कर लो।
ड्रॉ कर लो। जी के लिए कल आएगा प्रारंभिक कला या इपॉच। आइए देखेंगे हम लोग इक्वेशंस ऑफ, यदि लिख चुके हैं देखेंगे इक्वेशंस ऑफ SHM। यहाँ से सबको समझना जरूरी है। आइए बाबू, इक्वेशंस ऑफ SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हिंदी में कह सकते हैं सरल आवर्त गति का समीकरण। सरल आवर्त गति का समीकरण। यहाँ से सबको सीखना ही पड़ेगा। चलो देखो तो वही पुरानी कहानी रिपीट करेंगे हम कि x डैश है, y डैश है, ये ओरिजिन है, लड़की का घर है, और यहाँ से लड़का चलना शुरू किया कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। कितने समय तक, t समय तक, तो कहाँ पहुँचा, b पर। तो फिर कितना बड़ा कोण बनाया, थीटा। लड़की कहाँ है, यहाँ से क्या करो, लंब डालो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का जहाँ फुट है वहीं क्या है, लड़की है, जी। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बताए थे अभी। इसको क्या कहते हैं, फेज एंगल कहते हैं। अब गौर करना है कि O से G की दूरी कितनी है। O से G की दूरी y मानना पड़ेगा, क्योंकि y एक्सिस के अनुदिश चल रही है, तो y एक्सिस की ओर तय की गई दूरी को हम लोग y से डिनोट करते हैं, और x एक्सिस की ओर तय की गई दूरी को हम लोग x से डिनोट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या बताए होंगे। कण, ये लड़की अपने घर से अधिकतम कहाँ तक जा सकती है, शिवाज टेम्पल, शिव मंदिर से आगे नहीं जा सकती है। शिव मंदिर ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया, अधिकतम दूरी हो गया लड़की के लिए। और इस अधिकतम डिस्प्लेसमेंट को, अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहेंगे, आयाम कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ये पढ़ चुके हैं आयाम, एम्पलीट्यूड। तो बताइए ये ओ डैश को हम ए से डिनोट करेंगे, तो ओ एक्स को किससे डिनोट करेंगे, ये भी ये होगा, क्योंकि त्रिज्या क्या होता है, समान होता है, रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। तो ओ एक्स यदि ये है
तो ओ भी क्या होगा, ये भी ये ही होगा। क्लियर है? ओ एक्स ये है तो ओ भी ये, हाँ ओ भी ये ही होगा। तो बताओ फ्रॉम ट्रायंगल किससे, ओ जी बी। बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, साइन थीटा होगा ओ जी बाय ओ बी होगा क्या। साइन थीटा क्या होता है, देखो ये पहले देखना है 90 डिग्री है क्या, किसमें, एंगल ट्रायंगल ओ जी बी में, त्रिभुज ओ जी बी में ये क्या है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनस कहलाता है, ये हाइपोटेनस हो गया। और ये थीटा एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो बताओ थीटा के सामने ओ जी है कि नहीं, लंब बटा कर्ण ओ बी हो गया। तो बताओ ओ जी का वैल्यू वाई लेंगे और ओ बी का वैल्यू कितना लेंगे, ए लेंगे। तो बताइए हमको और क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए, देयर फोर वाई इज इक्वल टू हाउ मच, ये साइन थीटा होगा। ये इक्वेशन है फर्स्ट। और y इज इक्वल टू ये याद करो, तो याद करो t समय में वृत्त के केंद्र पर कितना बड़ा कोण बनाया है, थीटा। इकाई समय में वृत्त के केंद्र पर कितना बड़ा कोण बनाएगा, थीटा बाई टी। और इकाई समय में जितना बड़ा कोण बनाता है उसी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, जिसे ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? चलो, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे। तो बताइए साइन, ये साइन थीटा के बदले क्या दें, ओमेगा टी देंगे। ये समीकरण कौन सा होगा, सेकंड होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड होगा। तो बताओ बाबू y बराबर ये साइन ओमेगा टी, तब क्या करना पड़ेगा, यही दोनों समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड इक्वेशंस ऑफ SHM कहलाता है। क्या लिखेंगे, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, इक्वेशंस ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का समीकरण कहलाता है। रेडी? हम लोग सीखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ SHM, जनरल इक्वेशंस ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति का सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण क्या होगा, जनरल इक्वेशन क्या होगा, ये सीखना। चलिए, यदि नोट हो गया तो बात करेंगे जनरल इक्वेशंस ऑफ SHM का। हो गया। फिर वही पुरानी कहानी रिपीट करेंगे, खाली सुनते जाइए, दिमाग में सेट कीजिए, पढ़ा क्या रहे हैं।
कहने का सेंस मेरा क्या है, इसको गौर करना। सहारा लिए हैं, अपनाए हैं लड़का लड़की का दिमाग में सेट करने के लिए। यहाँ से लड़का चला, पहले से लड़का कहाँ है जी, ये पीपल गाछ के नीचे था, तो ये पीछे पीपल गाछ के नीचे था, तो कुछ पहले से कौन बना कर रखा था, डेल्टा या फाई, और फोन आया तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये चलना प्रारंभ कर दिया, और टी समय के बाद पहुंच जाता है कहाँ पर, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर पहुंचा तो फिर एंगल कितना बना दिया, ओमेगा टी। क्यों, यूनिट टाइम में, इकाई समय में ओमेगा एंगल बनाया तो टी समय में कितना एंगल बनाएगा, ओमेगा टी बनाएगा। ये बी से यहाँ लम डाल दो, लड़की का पता चल जाएगा कहाँ है। यहाँ है लड़की, तो बताओ ये पूरा एंगल यदि हम थीटा मानेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ये पूरा एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। सही बात है। अब जल्दी से बता दो हमको कि फ्रॉम ट्रेंगल ओ जी बी, फिर ट्रेंगल आया ओ जी बी आ गया, तो यहाँ तक तो ठीक है, साइन थीटा बराबर ओ जी बाय ओ बी, सही है, ओ जी बाय ओ बी, ठीक। साइन थीटा बराबर फिर क्या लिखेंगे, फिर लड़की का डिस्प्लेसमेंट देखो, घर से कितना है, टी समय में कितना हुआ, वाई, ओ से जी की दूरी कितना हो गया, वाई, तो वाई बाय क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ जी बाय ओ बी कहेंगे तो ओ जी का मान वाई, ओ बी का मान ये ही है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, अधिकतम विस्थापन बोलेंगे, जिसको आयाम कहते हैं। आयाम का अंग्रेजी होता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड के पहले फर्स्ट लेटर क्या होता है, ये, इसीलिए यहाँ ये लिखे हैं। तो y इज इक्वल टू ये साइन थीटा लिखेंगे। अब बताओ तुम, अब बताओ थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमको, थीटा की जगह इस बार क्या लिखना पड़ेगा, वहाँ गौर करो। थीटा बराबर ये साइन, यहाँ पूरा एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू यहाँ देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस डेल्टा होगा। इसी डेल्टा को हम लोग फाई से डिनोट किए थे, ओमेगा टी प्लस फाई होगा। तो इस बार थीटा नहीं ले रहे हैं, थीटा के बदले कि ओमेगा टी पे ले लिए थे ना, इस बार ओमेगा टी प्लस डेल्टा लेंगे, समझे। और डेल्टा के बदले ये साइन थीटा, ये साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा नहीं दे करके फाई देंगे। ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड ये क्या कहलाता है, जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। क्या परेशानी है, ये जनरल इक्वेशन में नया फिर से बता रहे हैं, वहाँ था इक्वेशन, यहाँ है जनरल इक्वेशन। तो चलिए क्या लिखेंगे, इक्वेशंस, इक्वेशंस कौन सा, सेकेंड एंड थर्ड आर कॉल्ड general equations of SHM, यानी समीकरण सेकेंड और थर्ड क्या कहलाता है, सरल आवर्त गति का सामान्य समीकरण
समीकरण कहलाता है। सामान्य समीकरण कहलाता है। चलो, ये हम लोग सीखे जनरल इक्वेशन ऑफ SHM। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। चलिए, आज हम लोग सीखे फेज एंगल क्या है, इनिशियल फेज क्या है, और इक्वेशंस ऑफ SHM क्या है, और जनरल इक्वेशन ऑफ SHM क्या है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डील किया गया, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, कोरोना काल की पीरियड चल रहा है, कहिए कोरोना काल में बचकर रहना है, मास्क लगाना है और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है। इस गाइडलाइन को हमेशा ध्यान में रखिए। थैंक्स।